वेलकम टू ओरिएंटेशन क्लास ऑफ न्यू एसएससी बैच। कल से अपना बैच शुरू होने वाला है। सी एसएससी की जो एग्जाम्स हैं जैसे कि CHSL, CGL, CPO और MTS, इनके टीयर 1 वाले पेपर को टारगेट करेंगे और उसके जो चारों सब्जेक्ट हैं सभी को कवर करेंगे। अब इससे पहले कि अपनी क्लासेस शुरू हों उसके पहले जरूरी बातें मैं आपसे कर लेना चाहता हूँ कि क्या बुक लिस्ट होगी, कितने घंटे में पढ़ना है, क्या क्लास का शेड्यूल रहेगा, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स। तो ये अपना आज का एम है, इन सारी चीज़ों पर बात कर लेनी है। तो क्लास के पहले क्या है कि थोड़ा सा एक आपका बेस बन जाएगा कि हम क्लासेस से क्या एक्सपेक्ट करें, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं और एंड ऑफ द डे हम लोग क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें अपनी प्रिपरेशन की, तो आप अपनी प्रिपरेशन का रथ लेके अब निकलेंगे जहाँ पे 4 घोड़े हैं आपके इस रथ में। अगर देखें तो 4 घोड़े हैं आपके, 4 सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका GS, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है मैथ्स, चौथा है इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट हैं जो आपके प्रिपरेशन के रथ को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें बहुत बेसिक सी गलतियां होती हैं बच्चों से, पहले मैं आपको वो डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्या ट्रैप है जहाँ पे हमें नहीं फंसना है। कई सारे बच्चे होते हैं जो कि कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैथ्स बहुत अच्छा कर लेना है, इंग्लिश बहुत अच्छा कर लेना है ना, उसमें फुल नंबर लाने हैं और ये सारी चीज़ें। अब देखो मैं कुछ कंपैरिजन करके आपको मैं बताता हूँ। मान लो कि आप मैथ्स और इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, आपने उसमें बहुत मेहनत करी, बहुत टाइम लगाया, मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे आ गए, लेट अस से कि फुल आ गए। तो मैथ्स में आपके आ गए पूरे 50, इंग्लिश में आ गए आपके पूरे 50, लेकिन अब होगा क्या, बाकी के दोनों सब्जेक्ट पे उसका असर पड़ेगा। GS में फॉर एग्जाम्पल रह गए आपके 20, रीजनिंग में आप ला पाए केवल 35। अब यहां पे अगर आप इसका सम टोटल करें तो ये अपना हो जाएगा 155 ना। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप क्या है 155। अभी दूसरा एक कैंडिडेट है, वो थोड़ा सा चीज़ों को संभाल के चल रहा है कि यार मैं जो है ना अपने सारे घोड़ों को साध के चलूंगा, किसी को भी पीछे नहीं रहने दूंगा, कोशिश उसकी पूरी ये रहेगी। तो वो हो सकता है कि इंग्लिश में वो लेके आए 45, मैथ्स में भी ले आया वो 45, रीजनिंग में ले आया लेटस से 40, GS में ले आया वो 30। ये उसकी स्ट्रेटेजी थी। अब यहाँ पे आप सम टोटल करके देखिए, यहाँ पे हो गया 90, 120 और 40 मतलब 160। अब आप देखिए किसको एडवांटेज रहेगा, ये 155 लाने वाले को या फिर ये 160 लाने वाले को। क्लियरली 160 वाला आगे हो गया है ना। जबकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट देखें तो किसी में उसने बहुत ज़्यादा ऐसा फुल मार्क्स वगैरह तो स्कोर करने के पीछे वो नहीं भागा। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका कितना नॉलेज है, आप उसमें कितने नंबर लाए, मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली देखो क्या मैटर करेगा, क्या चीज़ है जिससे लिस्ट में हमारा नाम आएगा, वो है आपके ओवरऑल मार्क्स। ओवरऑल मार्क्स को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इस रथ का कि आपका प्रिपरेशन का जो रथ है उसमें जो 4 घोड़े लगे हुए हैं, 4 जो सब्जेक्ट हैं, सबको आपको अच्छे से डील करना है। ऐसा ना हो कि 2 को आप बिल्कुल दौड़ाए जा रहे हैं और 2 बेचारे पीछे रह जा रहे हैं, तो आपका रथ जो है ना वो ठीक से चलेगा नहीं ना, अटक जाएगा, बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट्स के पीछे बिल्कुल पागल जैसे मत भागने लगना। इसमें तो मैं फुल लाऊंगा, कोई जरूरत नहीं किसी भी सब्जेक्ट में फुल लाने की। आपको ओवरऑल नंबर अपने मैक्सिमम लाने। 2 सब्जेक्ट में फुल लाके भी वो बंदा 155 पे बैठा है और बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देने वाला दूसरा बंदा 160 पे बैठा है ना, तो वो तो आगे निकल गया। तो क्या करें, आपके इस 50-50 नंबर का कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और वीडियो मैंने बनाया था जहां पे मैंने अपनी मार्कशीट शेयर करी थी आपसे, ब्रीफ में वो भी दिखा देता हूँ। तो जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ वही चीज़ मैंने भी प्रैक्टिकली फॉलो करी थी और उसी से मैं अपने रिजल्ट भी ला पाया। अब देखो मेरा ओवरऑल स्कोर था 173, तो मेरा बहुत पहले से क्लियर था कि यार मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के पीछे नहीं भागना है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हुए चलना है, मुझे अपना स्कोर मैक्सिमम चाहिए। ये मेरा शुरुआत से एम था। तो रीजनिंग वगैरह, जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड, इन सब में फिर इस तरह से मैंने अप्रोच किया था और उसी प्रोपोर्शन में देखो मार्क्स भी आए। अब यहाँ पे एक चीज मैं देखो और क्लियर करना चाहूंगा, है ना, सब्जेक्ट्स में भी आपस में थोड़ा सा अंतर है। खासकर ये जो GS है ना, ये जो GS है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे जिस प्रपोर्शन में आप मेहनत करोगे उस प्रपोर्शन में आपके नंबर आएंगे। पर GS में ऐसा नहीं है। GS में आप कितनी भी मेहनत कर लो,
नंबर बहुत ज़्यादा इसमें आपको एक्सपेक्ट नहीं करने हैं। तो एक छोटा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि जीएस के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। जीएस में 30 के आसपास जो मार्क्स होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। बाकी के मार्क्स आपको इन बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में स्कोर करने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि यही है जो आपको कंपटीशन में एडवांटेज देंगे। तो ये रथ वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि आपके जो 4 घोड़े हैं उनको सबको आपको साथ में साध के चलना है। ऐसा ना हो कि 2 आगे दौड़े जा रहे हैं और 2 बेचारे पीछे घसीट रहे हैं। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करना है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो अपने मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं क्लास बुक लिस्ट की। पहले बात कर लेते हैं बुक लिस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग कई सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं, बुक लिस्ट के पीछे परेशान होते रहते हैं। अब देखो बुक लिस्ट में बहुत सिंपल सी चीज़ आप समझ लो। एसएससी कोई किताब उठा के उससे सवाल तो अपने एग्जाम में दे नहीं देता ना। तो ऐसी कोई मैजिकल बुक तो है नहीं जो आपके हाथ लग जाएगी और आपको बाकी सबसे एडवांटेज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि बुक्स मैटर नहीं करती हैं। बस सही बुक्स का आपको सिलेक्शन कर लेना है, वो मोर देन सफिशिएंट है ना, वही इनफ है। कौन सी पब्लिकेशन की कौन सी बुक आप ले रहे हो वो बिल्कुल मैटर नहीं करती है। जो भी बुक है आपके पास उसको आप किस तरह से यूज करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो चारों सब्जेक्ट की बुक लिस्ट की एक ब्रीफ में बात कर लेते हैं। जो लिस्ट है वो टेंटेटिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल यही लेना है। इससे मिलती जुलती आप कोई भी किताब ले सकते हो। अगर आपके पास पहले से है तो वेल एंड गुड, आप जो भी किताब हो उसी को फिर आप फॉलो करो। बार बार नई नई तरह की किताबें अपने को नहीं खरीदनी है। एक किताब 2 किताब पे अपने को स्टिक करना है और उसको अच्छे से अपने को रिवाइज कर लेना है। सबसे पहले अगर जीएस की बात कर लें, अब जीएस में जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए बुक है, बाकी तो अपना करंट अफेयर्स है वो तो कंपाइलेशन से लास्ट में पढ़ लेंगे। 2-3 ऑप्शन है, 2 तो स्टैंडर्ड ऑप्शन है, एक तो है आपका लूसेंट और दूसरी है अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है। ये दोनों किताबें अच्छी हैं, कोई सी भी आप इसमें से ले सकते हो। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा रहता था अरिहंत वाली को। थोड़ा सा कंसाइज रूप में उसमें दिया हुआ रहता था तो मुझे पढ़ने में कंफर्टेबल लगता था। पर उसके फॉन्ट थोड़े से मुझे छोटे लगते थे। तो आप क्या करना, जरूरी नहीं कि इन 2 ही हों, और भी तमाम सारे पब्लिकेशन होंगे आपके आसपास लोकल मार्केट में जो कि बहुत अच्छी किताबें निकालते होंगे। क्योंकि देखो इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, कोई चेंज तो हो नहीं जाएगा किताब के हिसाब से, है ना। तो कंटेंट सब में एक जैसा रहने वाला है, प्रेजेंटेशन का बस फर्क पड़ता है। तो अगर आपके पास पहले से कोई किताब है स्टैटिक जीके की तो आप वही फॉलो करो, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो एक बार आप लोकल मार्केट में थोड़ा सा 3-4 किताबें देख लो, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगे आप उसको ले लेना। जीएस में एक चीज और है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं होगा कि आप थ्योरी एक बार पूरी पढ़ लेंगे तो फिर उसके सारे सवाल बनने लगेंगे। क्योंकि कई बार एग्जाम में जो सवाल पूछते हैं ना वो कहीं से भी उठ के आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो थ्योरी से ही आए हों। तो जीएस को 2 तरीके से अपने को डील करना है। एक तो जो स्टैटिक पोर्शन है बुक से वो पढ़ते चलना है, दूसरा क्वेश्चंस अपने को मैक्सिमम सॉल्व करना है। तो होगा क्या, क्वेश्चन कोई आया, अपने को उसका आंसर नहीं पता था, तो उसको अपन ने पढ़ के प्रिपेयर कर लिया, तो वो अपने को एक तरह से स्टडी ही हो गई वो अपनी क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ऐसी बुक लेना अगर क्वेश्चंस के लिए आप अलग से कुछ ले रहे हो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसका फिर अच्छे से दिया हो। ऐसा ना हो कि बस वो टिक करके आगे बढ़ जाए, ऐसा अपने को नहीं चाहिए। एक्सप्लेनेशन साथ में हो तो ही वो अपना फायदेमंद है। जीएस क्लियर हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग में अगर एसएससी की रीजनिंग देखें तो एसएससी में जो रीजनिंग है वो टफ नहीं है, वो ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे कि कई 3-4 सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत अजीब सा लॉजिक रहता है जो कि हमारी पकड़ में नहीं आ पाता। तो उसे हम टफ नहीं बोलेंगे, उसे हम ट्रिकी बोलते हैं। और ऐसे ट्रिकी सवाल हर एग्जाम में हो सकते हैं और सबको परेशान करते हैं, सिर्फ आप ही को नहीं करेंगे, वो सबको करेंगे। तो रीजनिंग के लिए जो मैंने अभी तक देखा, प्रीवियस अगर हम एसएससी का कर लें तो वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। प्रीवियस ईयर में भी बहुत एकदम वो मोटी मोटी किताबें आपको नहीं लेनी है। प्रीवियस ईयर का मतलब अगर आप देखें 18 से लेके अभी तक अपना 20-21 के एग्जाम्स, इतना भी अगर आप देख लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे कि एक पिनेकल वाली एग्जाम एक बुक है, वहाँ पे उन्होंने आई थिंक 17 या 18 से लेके अभी तक का कंपाइलेशन टॉपिक वाइज बना रखा है। तो वो एक तरह की बुक है जिसे आप प्रिफर कर सकते हो। दूसरी भी देखो बहुत सारे पब्लिकेशन है जहाँ पे रीजनिंग कवर होता है। तो जो भी बुक लो उसमें ये कोशिश करना कि टॉपिक के करीब करीब 60 से 70 सवाल उसमें हो। इतना मोर देन सफिशिएंट है एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो तो एडिशनल है ही, है ना। तो रीजनिंग अपना वहां से हो जाएगा। तीसरी बात कर लेते हैं
इंग्लिश की। अब इंग्लिश में 2-3 किताबें हैं जो कि बहुत फेमस हैं, तो वो तो ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि एक किताब आप ऐसी ले लो जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन हो और उससे आप पढ़ के प्रिपेयर कर लो, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, ये सब 75 वॉल्यूम अपने को नहीं लेना है। तो एक जो किताब मेरी नज़र में है वो है अपना SP बख्शी वाली, आर्यन पब्लिकेशन की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। उसमें पूरा ग्रामर पोर्शन आपका दिया हुआ है, एक्टिव पैसिव है, क्लोज टेस्ट है, वोकेबलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो सारी चीज़ें आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो एक वो बुक है। और भी पब्लिकेशन है, अरियंत की ही एक और किताब भी आती है जहाँ पे उन्होंने और किसी कोई और राइटर है, उन्होंने अपना पूरा कंपाइलेशन बना रखा है। तो तमाम सारी इंग्लिश में तो आपको किताबें मिल जाएंगी। इंग्लिश में अपना जो बुक लेने का पर्पस है वो है ग्रामर पर्सपेक्टिव से, कि थोड़ा सा उसमें थ्योरी होनी चाहिए। थोड़ा सा क्लास में तो आपको कवर कराई ही जाएगी, प्लस बुक से एक बार आप और थ्योरी देख लेंगे, उसके बैक में दिए हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देगा। इंग्लिश अपना सॉर्ट आउट हो गया। लास्ट में है अपना मैथ्स। अब मैथ्स में बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस हैं। एक तो किरण पब्लिकेशन का ऑप्शन है, दूसरा राकेश यादव पब्लिकेशन का ऑप्शन है, अरियन पब्लिकेशन में बहुत सारी किताबें हैं, उनका ऑप्शन है। तो मैथ्स में बहुत सारा ऑप्शन है, क्या पिक करना है। मैथ्स स्पेसिफिकली में मैं बताना चाहूँगा, ऐसी किताब ले लो जो कि टीयर 1 में भी काम आए, अगर आप सीजल वगैरह दे रहे हो तो टीयर 2 में भी वो काम आ जाए। तो जो भी किताब लेना वो 2 पार्ट में आपको मिलेगी, एक तो एरिथमेटिक के लिए अलग और एडवांस्ड के लिए अलग। 2 किताबें आप उसमें ले लेना। अब ये किताबें लेते समय एक ध्यान रखना, वो टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड नहीं होनी चाहिए। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस हमको नहीं चाहिए, वो तो जब हम पेपर सॉल्व करेंगे वहां से हमारे हो जाएंगे, है ना, तो उस वो हम अपने को नहीं चाहिए। दूसरा, जो अपना इस तरह की किताबें हैं 7300, 8500, 11,000 समथिंग, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, ये स्ट्रिक्टली नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट एग्जाम्पल, मान लो कि कोई किताब है जिसमें 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, और आप एक दिन में कितने सवाल लगा लोगे, 100 सवाल लगा लोगे। तो अगर आप देखो 100 से इसको अगर आप डिवाइड कर दो तो आपको 100 दिन लगेंगे उस एक किताब को कंप्लीट करने में। 100 दिन का मतलब है 3 महीने आपके चले जाएंगे उस एक किताब में, और ऐसे आपके पास 3 सब्जेक्ट और हैं। तो ये सब मत करने लगना, है ना, क्योंकि 2017-18 से पहले की जो सवाल आए वो अब इस पॉइंट पे हमारे लिए इरेलीवेंट हो गए। हमको उसके बाद के जो सवाल है प्रीवियस ईयर के वो देख लेना है, और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जो बुक्स में आपको इजीली मिल जाएंगे वो अपने को देखना है। तो कोचिंग में जो मैं आपको बताता चलूंगा वो तो है ही, उसका PDF तो आपको मिल ही जाएगा, प्लस बुक आपको एक वो रिफर कर लेनी है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो जो भी बुक हो उसमें अगर 250 से 300 सवाल हो टॉपिक वाइज, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, आपका एवरेजेस का, TSD का, ज्योमेट्री का, इस तरह से, तो वो अपने लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, है ना, 100-150 क्वेश्चन वहां पे हो जाएंगे, प्लस बुक से आप 250-300 सवाल कर लोगे। इतना एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि रिवाइज भी तो करना होता है उसे। ऐसा तो है नहीं कि ये 10,000 सवाल आप 100 दिन में कर लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, फिर भूल जाओगे उसमें से बहुत कुछ। इसलिए ये बड़े बड़े जो कलेक्शंस हैं ये काम नहीं आ पाते हैं, उल्टा ये टाइम वेस्ट करा देते हैं, इनके चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है। तो बुक जो भी आप लोगे 2 पार्ट में लेना, मैथ्स के लिए, एरिथमेटिक के लिए अलग और एडवांस के लिए अलग। प्रीवियस ईयर वाले मत लेना, वो तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब टेस्ट फॉर्मेट में, वहीं पे आपका कवर हो जाएगा। वो आप लेना एज इट इज, जो टॉपिक वाइज आपके प्रिपेयर करवाएं, उसमें सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चंस अपने लिए मैटर करते हैं, क्योंकि जो भी कंसेप्ट होगा वो मैं आपको क्लास में सिखा दूंगा, जो भी मेथड्स होंगी वो मैं आपको क्लास में सिखा दूंगा, जो भी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक होगी, जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा वो सब मैं आपको क्लास में सिखा दूंगा। बस बुक लेने का पर्पस है कि जो मैं आपको क्लास में सिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है तो आप पैरेलली बुक से परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। तो होगा क्या, जब तक मैं आपको परसेंटेज कंप्लीट कराऊंगा तब तक आपका बुक का वो चैप्टर आपका परसेंटेज का कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो अच्छा आपको फील गुड होगा, है ना, आपका मोरल बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरा एक चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीक दूसरा चैप्टर हो गया, इस तरह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एक कंप्लीटनेस का सेंस आएगा कि जो मेरा कोर्स है वो कंप्लीट होता जा रहा है, मेरा बुक के सारे क्वेश्चंस मेरे सॉल्व होते जा रहे हैं, वो सब कुछ, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन किताबों के साथ क्या है कि वो सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आता, हमेशा ऐसा लगता है कि यार अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो इतना बचा, इतना छूट गया। वो फीलिंग अपने को नहीं चाहिए और वो किसी काम की नहीं है। अपने को चाहिए सेंस ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए,
और एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए 300-400 सवाल मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा फिर प्रैक्टिकली हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखो अपने पास 4 सब्जेक्ट हैं और सारे तगड़े सब्जेक्ट हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है इनमें। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में डूब नहीं जाना है अपने को, एक ऐसा तैयारी करनी है कि हमारे मार्क्स मैक्सिमम हो। तो सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हुए अपने को चलना है। बुक सॉर्ट आउट हो गई। इंडिविजुअल नाम देखो मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई बुक का प्रमोशन तो अपने को करना नहीं है, और ना कोई बहुत ऐसी जादुई किताब कोई बन गई है जो जिसको फॉलो करके भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। सब एक जैसा है, ज़्यादातर लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही टारगेट करते हैं, तो ज़्यादातर किताबों में बिल्कुल सेम जैसा कंसेप्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है किताब के पीछे, जो भी आप एक बार सेलेक्ट करके ले लोगे वही सबसे बेस्ट किताब होगी। अब शेड्यूल की बात कर लेते हैं, क्लास का अपना शेड्यूल क्या रहेगा। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। टाइम की बात करें तो हर दिन 2 क्लासें रहेंगी। पहली क्लास होगी शाम को 7 बजे और दूसरी क्लास होगी शाम को 8:30 बजे। अब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 7 बजे अपन रखेंगे इंग्लिश की क्लास और 8:30 पे रखेंगे मैथ्स की क्लास। वहीं पे अगर बात करें ट्यूसडे और थर्सडे, तो 7 बजे यहाँ पे रख लेंगे जीएस की क्लास और 8:30 पे रख लेंगे रीजनिंग की क्लास। जैसे जैसे अपना कोर्स आगे प्रोग्रेस करता जाएगा, हो सकता है रीजनिंग जीएस पहले अपना खत्म हो जाए, तो अगर ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी जगह फिर या तो इंग्लिश या मैथ्स इस तरह से ले लेंगे, क्योंकि टाइम अपने पास काफ़ी है, तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सब सारे सब्जेक्ट्स को साथ में साधते हुए अपने को चलना है। जैसे एक वो कहानी आपने सुनी होगी खरगोश और कछुए वाली, है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी भी उसमें ये रहता है कि जो भी व्यक्ति कंसिस्टेंटली लगा रहता है अपने काम में, वही अंत में जीतता है। जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है देखो, वो भी एक इसी तरह की रेस है। यहाँ पे फुदकने वाले जो अपने खरगोश है वो नहीं जीत पाते हैं, जो कंसिस्टेंटली पूरे कमिटमेंट के साथ लगे रहते हैं, उस तरह के जो अपना कछुए वाला एटीट्यूड है वो लेके जो लोग आगे बढ़ेंगे ना, वही एग्जाम देखो अंत में क्लियर कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए ना, और कंसिस्टेंसी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से देखो मेरा क्या मतलब है, एक कोई स्टूडेंट है, वो एक दिन में किसी दिन तो वो 100 सवाल हल कर लेता है, किसी दिन 10 ही करता है, किसी दिन 30 कर लेता है, इस तरह से वो कर रहा है। वहीं दूसरा एक स्टूडेंट है, वो कंसिस्टेंट है, वो रोज 50-50 सवाल का टारगेट रखता है। तो दोनों में से कौन बेटर है ना। ऑब्वियसली इसको जाएगा मेरा फेवर, क्योंकि ये कंसिस्टेंट बंदा है, इसका अपना टारगेट सेट है कि यार मुझे इतना करना है। ये अपना टारगेट इजीली रिवाइज कर सकता है, अगर उसको लगेगा कि यार 50 सवाल तो मेरे आसानी से हो जा रहे हैं, तो एक दिन में 60-60 सवाल करने लगेगा। तो ये बंदा है जो कि लायक है कंपटीशन क्लियर कर पाने के ना। इसका तो कोई भरोसा नहीं ऊपर वाले का, किसी दिन कर रहा है, किसी दिन नहीं कर रहा है, किसी दिन पूरा दिन लगा हुआ है। तो ऐसा सब अपने को नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी आपके जो भी काम करो उसमें होनी चाहिए, एक जैसी कंसिस्टेंसी ना। कछुआ चाल अपने को चाहिए, क्योंकि इस रेस में कछुए ही जीतने वाले हैं। तो आपको भी उसी तरह का एक कंसिस्टेंट कछुआ बनना है। शेड्यूल हो गया। अब टाइम की बात कर लेते हैं, कितने स्टडी टाइम अपना क्या होना चाहिए। एक जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्लासेस की बात करें तो डेली अपना 2-2 घंटे की तो क्लासेस रहेंगी, तो 2 आवर्स तो आपके यहाँ पे कोचिंग में बीतेंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 6 घंटे सेल्फ स्टडी पे देंगे। 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी पे देंगे, टोटल आपका हो गया यहाँ पे 8 घंटे। तो 24 घंटे का अपना पूरा दिन है। 8 घंटे आराम से सोइए, 8 घंटे आप आराम से पढ़िए, बाकी के 8 घंटे आप अपना लाइफ को एंजॉय करिए। अब यहाँ पे जो ब्रेकअप है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, कि ये सेल्फ स्टडी देखो, कोचिंग तो एक बार आप ज्वाइन कर लोगे तो फिर तो वो कर ही लोगे, पर होता क्या है, कोचिंग ज्वाइन कर ली तो लोग सोचते हैं कि अब तो काम अपना आसान हो गया। आसान नहीं हुआ है। कोचिंग का जो कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन है आपकी सक्सेस में, वो होगा 25% का, और जो आपका सेल्फ स्टडी है उसका कंट्रीब्यूशन होगा 75% का। तो ना तो आप 25% के भरोसे रह के सिलेक्ट हो सकते हो, ना आप केवल 75% के भरोसे रह के सिलेक्ट हो सकते हो। दोनों का सही कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो 2 घंटे आपके डेली क्लास में बीतेंगे, यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, मेथड दिखाई जाएंगी, नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो वो सारी सीखने वाली जो भी चीज़ें हैं वो आपकी इस 2 घंटे में हो जाएंगी।
इसके बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो भी आप सीखेंगे उसे इन 6 घंटों में फिर अप्लाई करेंगे। जब आप इन 6 घंटों में अप्लाई करेंगे तो यहीं से देखो आपकी स्किल्स डेवलप होनी शुरू होंगी, और वो स्किल्स चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। केवल ये 2 घंटे दे देने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी ना। तो सेल्फ स्टडी तो बैकबोन होती है किसी भी चीज़ का, उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो भी कोचिंग वाली चीज़ है सब आपकी 2 घंटे में हो जाएगी, डेली है ये, और यहाँ पे 6 घंटे फिर आपको उसको पढ़ना है। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में लेके चलना है ना। वही रथ वाली देखो बात हो गई है कि एक साथ कई घोड़े होते हैं, आपको साथ साध के चलना होता है, एक के भरोसे आप नहीं होते हैं इसमें। तो अपना स्टडी टाइम की बात हो गई, ड्यूरेशन की बात हो गई, शेड्यूल की बात हो गई, बुक लिस्ट की बात हो गई, और कोर्स में क्या एक्सपेक्ट करना है, कैसे करना है, क्या हमारा एम रहेगा, और क्या चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं उसकी बात हो गई। इसके अलावा और भी कोई जो भी चीज़ें रहेंगी टाइम टू टाइम आती रहेंगी, आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो कोर्स के टाइम पे वो मैं आपके सारे हल करता जाऊंगा, उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। अब दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है रिकॉर्डिंग की ना, लाइव क्लास वर्सेस रिकॉर्डिंग। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि कई लोगों में मैंने देखा है कि वो रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठ जाते हैं कि यार लाइव क्लास नहीं अटेंड करते हैं पर तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अब देखो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है वो एक्सप्लेन करते हैं। देखो रिकॉर्डिंग में सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जैसे आज ये अपनी बात हो रही है, आगे की क्लासेस में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो जो भी लाइव क्लास अटेंड करेगा वो उसी को एडवांटेज मिलने वाला है। रिकॉर्डिंग में केवल अपना कट टू कट रहेगा, जो भी अपनी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें वो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मैं वो सारी चीज़ इसलिए नहीं डालना चाह रहा हूँ क्योंकि बाद में जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एकदम टू द पॉइंट, जो चीज़ सवाल है, मेथड है, जवाब है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती जाए, और आपका जो भी लर्निंग है वो फास्ट रहे। बिठा के जबरदस्ती टाइम वेस्ट कराना बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है, और मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, तो वो मैं करने भी नहीं वाला हूँ, है ना। लाइव क्लास पे आपको ध्यान देना है। देखो रिकॉर्डिंग क्या होता है ना, वो वेब सीरीज जैसा हो जाता है कि अपनी कंफर्ट पे आप देख रहे हो, माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। कोई बस मेथड सीख लेना, शॉर्टकट सीख लेना, इस सब से एग्जाम में नहीं निकलती है। लाइव क्लास में क्या रहेगा, एक प्रेशर रहेगा परफॉर्म करने का। जैसे एग्जाम में प्रेशर रहता है ना कि यार नंबर लाने हैं, सॉल्व करना है, वो फीलिंग आएगी आपको लाइव क्लास में, क्योंकि आपके साथ में दूसरे लोग रहेंगे, compete करेंगे, टाइमर है, टाइम कम समय में आपको हल करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फील होंगी। ये चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग कभी कभार, मतलब हो सकता है आप कभी नहीं क्लास अटेंड कर पाए तो इमरजेंसी केस में रिकॉर्डिंग देख लेना ठीक है, पर प्रेफर आपको करना है कि आप हमेशा लाइव क्लास अटेंड करें। यही वो जगह है जहाँ पे सारी कोर लर्निंग आपकी होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग से अगर आप पढ़ेंगे ना आप कंसिस्टेंसी बनेगी, ना आपका कमिटमेंट आएगा, और ये दोनों चीज़ें नहीं आए तो फिर एग्जाम तो फिर आप भूल जाइए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टाइम बहुत है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तो आपको देना ही देना है। अगर आप लेजी हैं, आप सोच रहे हैं कि अरे 8 घंटे दिन में कैसे करेंगे, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए नहीं है। फिर आप अपने स्किल्स के हिसाब से कुछ और देखिए जो आप कर सकते हो। अगर आज के दौर में एग्जाम निकालनी है आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और 2 घंटे कोचिंग के तो देखो आराम से निकल जाते हैं ना, क्योंकि इंटरेक्शन रहता है, सब कुछ रहता है, तो वो आराम से निकल जाते हैं। बाद में आप ये 6 घंटे यहाँ पे ये टाइम दे रहे हो कि नहीं, यही डिसाइड करेगा कि आप में और आपके कॉम्पिटिटर्स में क्या अंतर है। जैसे ये 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे तो जो भी मैं बताऊंगा सबके लिए बताऊंगा, सभी लोग उससे सीख रहे होंगे, लेकिन इन 2 घंटे का बाद में आप इन 6 घंटे में क्या यूज लेते हैं, वो तय करेगा कि आप दूसरों से कितना आगे हैं या दूसरों से कितना पीछे हैं। ये सेल्फ स्टडी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लेना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो सवाल वाला ये था, इससे ध्यान में रखना। एक कंसिस्टेंट व्यक्ति जो है वो हमेशा आउट परफॉर्म करेगा बाकी लोगों से। जनरल टेंडेंसी होती है, बिल्कुल एक साइकोलॉजी है ना, प्रूवन साइकोलॉजी, तो उसमें कोई डिबेट करने जैसी चीज़ नहीं है। ये सब था अपना आज की बात जो इंपॉर्टेंट है। क्लास से पहले जो अपने को चीज़ें पता होनी जरूरी है। बुक लिस्ट को लेके कई लोगों को कन्फ्यूजन अभी भी होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपके पास कोई किताब हो, आप जानना चाहो कि वो सही है या नहीं, जो भी चीज़ हो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं क्लास के बाद। तो बुक अपनी चूज कर लीजिए और उससे स्टिक करना है ना। एक ही बुक को कम से कम देखो एक बार तो पढ़ना ही है, प्लस एक बार उसको रिवाइज करना है। तो ऐसी किताब लेना जो कि डुएबल हो,
इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो है ना, ये जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, जो कलेक्शन है, ये काम नहीं आ पाते हैं, नहीं हो पाएंगे, पूरा साल अपना खराब हो जाएगा इसके पीछे। तो ये अपने को गलती नहीं करनी है। इसके अलावा जो भी सवाल हो आपके, वो आप क्लास के बाद अपना जो डेली डाउट सेशन रहेगा उसमें आप पूछते चलना, वो सब मैं आपका क्लियर करते चलूंगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैं पूरी कर ही रहा हूँ, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपका बहुत ध्यान रखना है ना। मुझे कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो चाहिए, नहीं तो फिर लॉन्ग, ये अपनी रेस है ना, एक बड़ी रेस है ना। आज से लेटेस्ट से कि 6 महीने तक अपने को लगे रहना है, तो कंसिस्टेंसी आप बना के रखोगे, बनेगा। वही कछुए वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पर इधर उधर नहीं फुदकना है, एक लगे रहना है अपने एम की तरफ। प्लस कोर्स को आपको फॉलो करते चलना है और बैकलॉग नहीं रखना है। ऐसा ना हो कि क्लास में चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस और अभी भी आप पढ़ रहे हैं परसेंटेज को। तो क्लास के साथ आपको अपना स्पीड बना के रखनी है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक एक दिन का गैप दे रहा हूँ। देखो, डेली एक ही सब्जेक्ट लेके चलूंगा ना, तो आप पीछे रह जाएंगे, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि आपको क्लास भी अटेंड करनी है, सीखना भी है, फिर बुक भी सॉल्व करनी है, तो वो हर दिन पढ़ने से नहीं हो पाएगा। प्लस अपने पास 4 सब्जेक्ट हैं और सबको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्टरनेट डे में हर एक टॉपिक अपना रहेगा, एक दिन आप पढ़ेंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो क्लास के साथ आपको चलना है, बैकलॉग आपको नहीं रखना है कि आप क्लास से पीछे नहीं होने चाहिए, हमेशा आपको साथ में चलते रहना है। प्लस ये तो अपने 5 दिन हो गए, जो सैटरडे और संडे बचेगा वो आपके रिवीजन कराएंगे। तो जो भी आप इन 5 दिनों में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे रिवाइज करें उसी हफ्ते। होता क्या है कि एक कहावत है, आगे पाठ पीछे सपाट वाली, कि आगे तो पढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे का सारा भूलते भूलते चले जा रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ने के बाद भूल गए, तो आपने जो पढ़ने में टाइम बिताया ना, वो सब फिर बेकार चला जाएगा उसमें। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन तो इनफैक्ट की है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका आप रिवीजन ना कर पाए, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, उसको पढ़ना टाइम वेस्ट के बराबर है फिर। इसलिए टाइम को आप वाइजली चूज करिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप दिन भर कोचिंग में बैठे रहें। 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट आपके स्टडी टाइम में कि आप कोचिंग में बिताएं। जितना आप सीखना चाहेंगे, जितना जरूरी है सीखने के लिए, सब कुछ सिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी में टाइम डिवोट करना है। तो ये सारी बातें अपनी क्लियर हो गई पढ़ने से संबंधित, कि क्या है, कैसे करेंगे। अब कल से जो अपनी क्लासेस शुरू हो रही हैं, उनको आप फॉलो करते चलिए। लाइव क्लास अटेंड करिए, वही सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका लॉन्ग टर्म में। शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में कि ठीक है, कंफर्ट है, सब कुछ है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। आप 7 दिन कोशिश करके देख लीजिए। तो कल से क्लास में मिलते हैं, और कोई भी आपके कोर्स से रिलेटेड या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।